फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी। बट इस स्टोरी में कुछ कॉमन सा भी है। क्या आप उससे रिलेट कर पाओगे? तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड यानाबाओ को अपनी मम्मा की कब्र पर रोते हुए दिखाते हैं। वह कहती है, पापा ने हमें ढूंढ लिया है। आप आसमान पर एक स्टार की तरह हम बहन भाई को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी वहाँ कुछ बच्चों का ग्रुप आ जाता है। वह डर कर कहती है, मेरी माँ गुजर गई। यानाबाओ के पास उसके पापा हैं, उसका बड़ा भाई है। इन बच्चों में से एक कहता है, इसने कहा था ये झूठी है। इसने कहा था ये एक ऑर्फन है, चलो इसे मारो। तभी सब उसे मारते हैं। वह नीचे गिर जाती है। तभी वह एक्शन से उठती है। साथ ठहरा आदमी कहता है, घर चलो, यहाँ यन फैमिली की इंसल्ट मत करवाओ। वह आदमी उसे देखकर कहता है, इसकी आंखों में कोई इमोशंस क्यों नहीं है? वह आदमी कहता है, जब हम वापस जाएंगे इसको तो मेरी वाइफ ही ठीक कर लेगी। तभी यनबाओ कहती है, जो यन फैमिली की इंसल्ट कर रहा है वह हो तुम। कब बटलर की बारी होगी कि वह एक यंग लेडी को काम करना सिखाए? तभी वह सोचती है, मैं उस कहानी में आ गई जिसका मैंने एक एपिसोड देखा है। मैं उस ड्रामे में फीमेल लीड की बॉडी में आ गई जो कि कहानी के स्टार्ट में ही मर गई थी। तभी वह उन बच्चों को घूम कर रुकने का कहती है। वह घूमते हैं तो वह उन्हें किक करके कहती है, तुम लोग इस एज में अच्छी चीजें नहीं सीख रहे। तुम लोग जानते हो जब फ्यूचर में मुझसे मिले तो मुझे क्या बुलाओगे? वह उसे बड़ी बहना कहते हैं। वह कहती है, तुम यहाँ क्या इसे देख रहे हो? अगर दोबारा ऐसा कहा तो छोड़ूंगी नहीं। तभी वह सोच में पड़ जाती है। एक काम वाला, सौतेली मम्मा और सौतेली बहन, आगे चलकर मजा आने वाला है। अगले सीन में यानाबाओ घर आती है। हेल्पर सोच में पड़ जाता है। मैंने दादी माँ को बता दिया था कि यह बचपन को सता रही थी, ये बस इंतजार करे, इसे डांट पड़ने वाली है। तभी वह बैग से कुछ निकाल कर कहती है, मैं पहली दफा आपसे मिलने आई हूँ, ये आपके लिए गिफ्ट। उसकी दादी माँ कहती हैं, ये गिफ्ट? वह कहती है, हाँ, क्योंकि मैं अपनी दादी माँ से बचपन से नहीं मिली। मैंने आपकी फोटो खुद से इमेजिन करके बनाई और देखें, जैसा मैंने सोचा था वैसी ही हैं आप। तभी दादी माँ स्केच देखती हैं। वह खुश हो जाती हैं। वह कहती हैं, ये तो सच में बहुत अच्छी बनी है। वह कहती है, गांव में सब टीचर्स कहती थीं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। वह सोच में पड़ जाती है, इसने कितना कुछ अकेले फेस किया है एक घर के लिए। तभी वह हेल्पर को जेड पेंडेंट लाने का कहती है। ये सुनते ही हेल्पर सोच में पड़ जाता है। वह तो यंग लेडी ने मांगा था, दादी माँ ने मना कर दिया था। तभी वह कहता है, मैम और सर वापस आ जाएं तो दे दीजिएगा। वह कहती हैं, मैंने कहा ना लेकर आओ। तभी वह लेने चला जाता है तो दादी माँ उसे यन्हे से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो वह उसके पास जाकर कहती है, मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाई हूँ। तभी वह उसे पोनी हॉर्स देकर कहती है, तुम्हें अच्छा लगा? वह सोचती है, ये हॉर्स के जमाने में पैदा हुआ था और हमारी मम्मा ने ही इसका यह हाल कर दिया था। तभी वह पोनी हॉर्स लेने से मना करते हुए कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं ठीक नहीं हूँ, रूम में जा रहा हूँ। इतना बोलकर वह जाने लगता है और सोचता है, मुझे माफ कर दो बहना, मैं तुमसे ज्यादा क्लोज नहीं हो सकता। तभी हेल्पर जेड पेंडेंट लेकर आता है। दादी माँ कहती हैं, पहनो। दादी माँ को तुम्हें इसे पहने हुए देखना है। वह पहन लेती है और कहती है, आप बहुत अच्छी हैं। उसे देखते ही दादी माँ सोच में पड़ जाती हैं। ये अपने पापा की तरह दिखती है। तभी यानाबाओ की बहन जेन वहाँ आती है और दादी माँ को कहती है, अब मेरी बहना के आने से अब कोई मुझे प्यार नहीं करेगा। वह कहती है, मेरे पास मम्मा नहीं है, दादी माँ मुझे प्यार करेंगी। वह सोचती है, अगर तुम नाटक कर सकती हो तो मैं भी कर सकती हूँ। दादी माँ कहती हैं, मैं तुम दोनों से प्यार करूंगी, तुम दोनों तो मेरी आंखों का तारा हो। जेन कहती है, आप तो बायस्ड हैं, मेरी बहना को गिफ्ट दिया, मुझे नहीं दिया, मुझे भी गिफ्ट चाहिए। वह कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाई हूँ। तभी वह उसे फूल देती है तो जेन को एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। हेल्पर उसके हाथ से फूल लेकर नीचे फेंकते हुए कहता है, मिस को फूलों से एलर्जी है, तुम इस उम्र में ही कितनी चालाक हो। वह कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था इस एज में सबको अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं यह अपनी बहना के लिए लाई थी। वह सोच में पड़ जाती है, मुझे पता था, मैं तो बस देखना चाहती थी। दादी माँ कहती हैं, तुम यनबाओ के साथ इतना बुरा बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझे भी नहीं पता इसे एलर्जी है, निकल जाओ यहाँ से, मेरे मामले में दोबारा ना बोलना। फिर जेन की मम्मा लोहा आती हैं। हेल्पर उन्हें आकर कहता है, आप आ गईं। पता है वह लड़की हमारी जेन को मारने ही वाली थी। वह कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को सताने की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी वह अंदर आती है। जेन उन्हें हक कर लेती है तो वह कहती है, क्या यनबाओ ने जेन को सताया है? दादी माँ कहती हैं, यनबाओ ये तुम्हारी सौतेली माँ है, अब से तुम इन्हें आंटी लू कहोगी। उन्हें देखते ही यनबाओ सोच में पड़ जाती है, ये है जो मुझे मारना चाहती है, ये इतनी बुरी कैसे हो सकती है? तभी जेन कहती है, नहीं, बहना ने मुझे कुछ नहीं कहा। आंटी लू कहती है, तुम कैसी बहन हो, आते ही अपनी छोटी बहन को रुला दिया। वह कहती है, आंटी मैंने जेन को नहीं सताया। आंटी लू कहती है, तुम अपने गांव की साजिश यहाँ मत करो, हेल्पर इसे अकेले कैद कर दो, इसे कुछ खाने को मत देना। तभी दादी माँ हेल्पर को रोक देती हैं और कहती हैं, अभी मैं मरी नहीं हूँ जो ऐसे नाटक कर रही कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। तभी वह मेड को कहती हैं, यनबाओ को रूम में रेस्ट के लिए ले जाओ। तभी मेड उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। आंटी लू कहती है, आप उसे ऐसे रेस्ट के लिए ऊपर कैसे भेज सकती हैं? हमें उसके लिए कुछ रूल्स रखने चाहिए, वरना उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। वह कहती है, यनाबाओ को तुमने पैदा नहीं किया तो तुम्हें उसे कंट्रोल क्यों करना है? फिर यनबाओ रूम में जाती है
तो वहाँ सांप देखकर डर जाती है। दूसरी तरफ दादी माँ यानाबाओ को डिनर पर वेट कर रही होती हैं। तभी जेन कहती है, बहना अभी क्यों नहीं आई? कितनी लापरवाही है। जेन सोचती है, वह गांव की गवार मेरे उस सांप से डरकर बेहोश हो गई होगी। तभी आंटी लू कहती है, गांव से आए गवारों को कोई मैनर्स नहीं है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। तभी दादी माँ उसे चुप करने का कहती है। तभी यानाबाओ सूप लेकर आती है और दादी माँ को कहती है, यह मैंने आपके लिए बनाया है। ये देखकर दादी माँ दंग रह जाती हैं और कहती हैं, तुम सूप बना सकती हो? वह कहती है, ना सिर्फ सूप, मैं तो खाना भी बना सकती हूँ। तभी दादी माँ उसे साथ बैठने का कहती हैं। दादी माँ सोच में पड़ जाती हैं, मेरी बच्ची बचपन से गांव में खाना बनाना सीख गई है। जेन को तो बचपन से प्यार दिया है, मैं यानाबाओ की कर्जदार हूँ। तभी वह कहती है, सूप पियन्ना, आपको पता है मेरे रूम में सांप आ गया था। ऐसे लग रहा था खास तौर पर उसे दवाओं के लिए पकड़ा गया हो। ये सूप दर्द के लिए अच्छा है। दादी माँ दंग रह जाती हैं। तभी जेन कहती है, तुमने कहा तुमने उस सांप को मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज किया है। वह सोचती है, शाओहेई मेरा इकलौता पेट था जिसे मैंने दादी माँ को बिन बताए रखा हुआ है। इस गांव की गवार ने सच में उसका सूप बना दिया। मुझे ऐसे सांप को अपने गांव में पकड़ने की आदत है, आप उसे ग्रिल करके भी खा सकते हैं। तभी जेन गुस्से से कुछ बोलने लगती है तो आंटी लू उसे पकड़कर सोचती है, मैं नहीं चाहती इन्हें पता चले कि यह सब हमने किया है। ये देखकर यह सोच में पड़ जाता है, मेरी बहना तो कमाल की है, आते ही उसने इन दोनों को ठीक कर दिया है। तभी दादी माँ मेड्स को यानाबाओ के रूम का ख्याल रखने का कहती हैं और कहती हैं, वैसे ये सांप रूम में आ कैसे गया? वह कहती है, क्या आप लोगों ने ऐसा सांप पहले भी घर में देखा है? जेन कहती है, नहीं मैंने कभी नहीं देखा। वह सोच में पड़ जाती है, मैं नहीं चाहती दादी माँ को पता चले कि वह मेरा पेट था। तभी वह जेन को सूप देती है और टेस्ट करने का कहती है। ये देखकर वह वोमिट फील करती है और भाग जाती है। फिर जेन को दिखाते हैं। जैसे ही यानाबाओ आती है तो वह कहती है, अच्छी बनने का नाटक मत करो। वह कहती है, तो क्या सिर्फ तुम अच्छी बनने का नाटक कर सकती हो? तुम हो कौन? मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? वह कहती है, तुमने मेरे पेट को कट करके मुझे प्रोवोक किया है। वह कहती है, तुम गुस्सा हो तो जाओ दादी माँ को बताओ, उन्हें भी तो पता चले तुमने मेरे बेड पर सांप रखा था। जेन कहती है, पापा आ जाएं फिर देखना, मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं, वह तुम गांव की गवार को बाहर निकाल देंगे। अगले सीन में जेन और यानबाओ के पापा यनजिंग घर आते हैं। दूसरी तरफ जेन आंखों में ग्लिसरीन डालकर कहती है, अगर मैं रोई तो पापा तुम्हें ही छोड़ेंगे, बस तुम सजा का वेट करो। मैंने बेल्ट भी तैयार रखी है, मैं पापा को सिर्फ तुम्हें डांटने नहीं दूंगी। वह सोचती है, मेरे पास भी प्लान है। तभी पापा वहाँ आते हैं। उन्हें देखते ही यानाबाओ सोच में पड़ जाती है, कितने हैंडसम है पापा, क्या पापा आजकल बुरे नहीं आते? तभी जेन पापा के पास जाने लगती है तो पापा उसे साइड पर करके यानाबाओ को उठा लेते हैं और कहते हैं, पापा ने आखिर तुम्हें देख ही लिया, तुम और मैं तो बचपन में बिल्कुल सेम थे। ये देखकर वह सोचती है, ये क्या हो रहा है? पापा मेरे साथ बुरा करने नहीं आए। जिन ये सब देख देख कर सोच में पड़ जाती है। पापा जब भी बिजनेस ट्रिप से आए हैं वह सबसे पहले मुझसे मिलते थे। उसके पापा कहते हैं, तुम्हारी मम्मा मुझसे कांटेक्ट नहीं करती थी, मरने से पहले उन्होंने तुम्हारी दादी माँ को कॉल करके तुम्हारे बारे में बताया, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी एक बेटी है। तभी उसका असिस्टेंट सॉन्ग किंग कहता है, सर को जैसे ही आपका पता चला वह फौरन वापस आ गए, वह एक पल नहीं सोए, आपको मिस कर रहे थे। वह सोचती है, यानी पापा मुझसे प्यार करते हैं लेकिन अभी यह अनकंफर्टेबल है, लेकिन पापा हैंडसम है, उन्हें हक करने में कोई नुकसान नहीं है। तो वह कहते हैं, यानबाओ के लिए गिफ्ट्स लेकर आओ। तभी गार्ड्स वहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। वह कहते हैं, कम टाइम था, मैं गिफ्ट ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर सका, देखो तुम्हें अच्छा लगे। वह गिफ्ट्स देखकर कहती है, पापा एंजॉय भी लिया है, मुझे अच्छा लगा। वह कहते हैं, तुम तो बहुत अच्छी हो। तभी जेन कहती है, दादी माँ मेरी बहना का हर वक्त साथ देती हैं, क्या अब भी जेन को अब प्यार नहीं करते? वह कहते हैं, अपनी मम्मा की तरह इस एज में नाटक मत करो, तुम्हारी बहन ने इतना सब अकेले सफर किया है, उसके लिए यह चीजें तो कुछ भी नहीं है। वह कहती है, मेरा रूम तो इतना भरा हुआ है, मैं तुम्हें साथ वाला बड़ा रूम दे दूंगा। जिन कहती है, पापा वह रूम तो मेरा है। वह कहते हैं, तो तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। तभी वह असिस्टेंट सॉन्ग किंग को कहते हैं, लेबर्स को बुलवाकर दीवार को तोड़ने का कहो। तभी असिस्टेंट हाँ बोलकर चला जाता है। यानाबाओ सोच में पड़ जाती है, पापा तो मुझे बिगाड़ रहे हैं, तो फिर इन्होंने मेरी मम्मा को डिवोर्स क्यों दी? क्या सौतेली माँ की तरफ से कोई गलतफहमी फैलाई गई थी जो ऐसा हुआ? तभी मेड आकर बताती है, यान्हे बेहोश हो गया है। वह सब उसके रूम में जाते हैं। यानबाओ कहती है, भैया आप ठीक है ना? वह उसकी लेग्स दबाने लगती है तो जेन उसे धक्का देकर कहती है, भैया की लेग्स टच मत करो। तभी आंटी लू आकर यानाबाओ पर गुस्सा करती है तो उसके पापा कहते हैं, बच्ची पर क्यों चिल्ला रही है, तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है। जेन कहती है, अब मम्मा पर गुस्सा मत करें, उन्हें बस भैया की फिक्र हो रही है। तभी डॉक्टर शू वहाँ आते हैं। तभी आंटी लू कहती हैं, डॉक्टर शू इसकी लेग्स ठीक नहीं कर सकते तो क्या हुआ, पेन तो कम कर सकते हैं ना? तभी शू उसका इलाज नीडल्स से कर रहे होते हैं तो यानबाओ सोच में पड़ जाती, इस तरह तो भैया ठीक नहीं हो पाएंगे। तभी वह कहती है, पापा लगता है अभी भी भैया को दर्द हो रहा है। तभी आंटी लू कहती है, इसे तो तमीज ही नहीं है। जेन कहती है, दादाजी शू बहुत एक्सपर्ट हैं। उसके पापा कहते हैं, यह अब कैसा है? शू कहते हैं, डॉक्टर हर बीमारी का इलाज नहीं कर सकते, मुझे डर है आपका बेटा दोबारा नहीं चल सकेगा।
तभी यनाबाओ गुस्से से नीडल्स उठाकर क्योर करने लगती है। जेन कहती है, क्या तुम अपने भैया को मारना चाहती हो? आंटी लू कहती हैं, तुमने यनाबाओ को बहुत बिगाड़ दिया है, हम उसे ये सब करते नहीं देख सकते। तभी वह सोच में पड़ जाती है, ये तो अच्छा है, ये चल ही नहीं सकेगा। तभी शू कहते हैं, इस तरह तो ये कभी नहीं चल पाएगा। वह कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम अपने भाई से प्यार करती हो, लेकिन वह अभी बोल ही रहे होते हैं। तो वह कहती है, पापा मैं कर लूंगी, आपको विश्वास है ना? वह चुप हो जाते हैं। तो आंटी लू कहती है, मैं शर्मिंदा हूँ, अगर यनाबाओ उसकी लेग्स खराब कर दे तो आप ठीक कर देना। वह कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना बोलकर वह जाने लगते हैं, लेकिन तभी यनहे को होश आ जाता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। यनाबाओ को चक्कर आते हैं। वह सोचती है, मैं भूल गई थी ये एक बच्ची की बॉडी है, मैंने कुछ ही इंजेक्शन ट्राई किए और मैं थक गई। उसके पापा कहते हैं, तुम ठीक हो? लेग दर्द तो नहीं कर रही? वह कहता है, अब मैं कुछ बेहतर हूँ। तभी शू उसे चेक करते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। आंटी लू कहती है, क्या ये करने से पहले ताकतवर फील कर रहा है? वह कहते हैं, नहीं, ये पहले से काफी बेहतर है। ये सुनते ही उसे 440 वॉट का झटका लगता है। शू कहते हैं, तुमने क्या मेथड यूज किया? ये तो चमत्कार है। यनाबाओ बोलने लगती है, लेकिन तभी बेहोश हो जाती है। उसके पापा कहते हैं, शू इसे चेक करें, इसे क्या हुआ? ये सब देखकर आंटी लू सोचती हैं, एक छोटी सी बच्ची के पास मेडिकल स्किल्स कैसे आई? शू कहते हैं, ये ठीक है, बस थकान की वजह से बेहोश हो गई। मैं यनाबाओ को मेरा शागिर्द बना दें। आंटी लू कहती है, कोई इतना काबिल कैसे हो सकता है कि आप इसके उस्ताद बन जाएं? मैंने जेन को अच्छे से सिखाया है, आप इसको सिखाएं। शू कहते हैं, आपकी बेटी ऐसी आर्ट नहीं कर सकती, हमारा टाइम वेस्ट मत करें, इसे कुछ और सिखाएं, आप इस बारे में सोचिएगा। वह कहते हैं, मैं इस बारे में यनबाओ से एक दफा बात कर लूं। इतना बोलकर वह यनबाओ को लेकर चले जाते हैं। फिर यनाबाओ को होश आता है। वह कहती है, भैया ठीक है? वह कहते हैं, हाँ वह ठीक है, मुझे नहीं पता था तुम इतना बड़ा खजाना हो, तुम्हें इस एज में मेडिकल का पता है। वह सोचती है, वह मुझे अपना शागिर्द बनाना चाहते हैं। वह कहती है, नहीं, उनकी मेडिकल स्किल्स बहुत बुरी हैं। वह कहते हैं, वैसे तुमने एक्यूपंक्चर स्किल्स कहाँ से सीखी? वह कहती है, मेरी मम्मा की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, हमारे पास डॉक्टर से इलाज कराने के पैसे नहीं थे, तो मैंने एक दादाजी से सीखी, लेकिन फिर भी मम्मा गुजर गईं। वह सोचती है, अगर मैंने इन्हें बताया कि मैं एकेडमिशियन हूँ तो यह दंग रह जाएंगे। वह कहते हैं, तुम्हारी माँ की कब्र किधर है? अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या उनसे मिलने चलें? वह कहती है, आज से बेहतर कोई दिन नहीं है, चलो चलें। तभी शू का कॉल आता है। वह कहते हैं, क्या यनबाओ को होश आया? वह मेरी स्टूडेंट बनेगी। उसके पापा कहते हैं, उसने मना कर दिया। वह कहता है, अगर वह बिजी है तो उसे कहें वह मेरी मास्टर बन जाए। उसके पापा कहते हैं, हम बिजी हैं। इतना बोलकर वह कॉल कट कर देते हैं। अगले सीन में वह मम्मा की कब्र पर जाते हैं। उसके पापा उसे खेलने के लिए साइड पर भेज देते हैं। वह दरख्त के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनती है। उसके पापा फूल रखकर कहते हैं, 8 साल पहले तुमने मुझे बताए बिना डिवोर्स पेपर रखकर अपने बच्चे को लेकर चली गई थी। मुझे अब रियलाइज हुआ, हम सुकून से बात भी कर सकते थे। हमारी एक बेटी भी थी। उस रात जब मैं नशे में था, अगले दिन लू को मैंने अपने बेड पर रोते हुए देखा। क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? ये सुनते यनबाओ सोचती है, इसका मतलब मम्मा भाग गई थी। उसके पापा कहते हैं, तुम्हारे जाने के बाद लू प्रेगनेंसी रिपोर्ट को दुनिया भर में अनाउंस कर रही थी, इसलिए मेरे पापा ने मुझे उससे शादी करने का कहा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे एक दफा भी टच नहीं किया। मैंने पिछले 8 सालों में तुम्हें बहुत ढूंढा। मैंने सोच रखा था जैसे ही तुम मुझे मिलोगी मैं लू को छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे तो ये चांस ही नहीं मिला। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। वह सोचती है, यानी पापा मम्मा को वापस लाना चाहते थे लेकिन वह हार गए। इसका मतलब नशे की वजह से पापा का लू से अफेयर स्टार्ट हुआ, कुछ तो है। फिर शू को दिखाते हैं। वह दादी माँ को कहते हैं, आप समझ क्यों नहीं रही? आप अपनी पोती को मुझे उसका स्टूडेंट बना लेने दें। वह कहती हैं, आप में इतनी स्किल्स हैं, आप क्यों चाहते हैं कि मेरी पोती आपकी मास्टर बन जाए? वह कहते हैं, प्लीज मुझे उसका स्टूडेंट बना ले। तभी यनबाओ और उसके पापा घर आते हैं तो दादी माँ कहती हैं, तुम लोग आ गए, ये तो मेरा दिमाग खराब कर रहा है। तभी शू उसे बैठने का कहते हैं तो उसके पापा कहते हैं, अभी तक उसने माना नहीं है। वह कहते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मान जाएं। अभी वह बोल ही रही होती है तो वह कहता है, तुम मुझे शू बुलाओ। उसके पापा सोचते हैं, अगर लोगों को ये सब पता चला तो वह मेरी बेटी के स्टूडेंट्स बनना चाहेंगे और मैं अपनी पूरी लाइफ इस पर प्राउड करूंगा। वह कहती है, जब से तुम मेरे शागिर्द बने हो, इस शागिर्दी की रस्म में मैं सिर्फ अपनी ही बात कर सकती हूँ, मैं किसी को फ्री में स्टूडेंट नहीं रख सकती। वह कहते हैं, तुम मुझसे शिकायत कर रही हो तो फिर ठीक है, तैयारी करो। वह मान जाती है और कान में कुछ कहती है। फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स को वह चेक कर रही होती है और खुद से कहती है, इन सब चीजों से भाई दोबारा खड़े होने के काबिल हो जाएंगे। तभी अनह रूम में आता है। वह कहती है, भैया तुम्हारी लेग्स अब ठीक हैं। वह कहता है, मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं कर सका और पहले तुम्हारे साथ अच्छे से बात भी नहीं की, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो क्या? तभी वह उसकी लेग्स को दबा रही होती है और कहती है, आप मेरे भैया हैं, मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? वैसे भी आप वह सब नाटक कर रहे थे। वह कहता है, तुमने सही कहा, तुम्हें पता चल गया था, उन माँ बेटी को पता नहीं चला। पिछले कुछ सालों में मैंने उन माँ बेटी को एक्सेप्ट करने का नाटक किया ताकि मैंने कार एक्सीडेंट की सच्चाई पता कर सकूं। वह कहती है, इसलिए आप खुद को मुझसे दूर कर रहे थे। भैया आपको अब नाटक करने की जरूरत नहीं है और मैं आपकी टांगों को ठीक कर दूंगी। यह कहता है, कोई डॉक्टर भी मेरा इलाज नहीं कर सका। वह कहती है, शू तो मुझसे सीख रहे हैं,
मैं अब आपका एक्यूपंक्चर करने वाली हूँ। तभी वह इलाज करके उसे खड़े होने का कहती है तो वह खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह गिरने लगता है तो खुद को संभाल लेता है और खुशी से कहता है, मैं खड़ा हो गया। वह कहती है, आप न सिर्फ खड़े हो सकेंगे, आप चलने लगेंगे। वह उसे बिठाकर कहती है, आपको अभी ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहिए। वह मान जाता है और सोचता है, मेरी तो इतनी समझदार बहन है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, मैं कितना पागल था। तभी वह कहता है, तुम तो हमारी फैमिली का स्टार हो। अगले सीन में यनबाओ दादी माँ को दबा रही होती है। वह कहती है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, मेरे सर का दर्द चला गया। वह कहती है, आप रात को अब से सही सोएंगी। वह सोच में पड़ जाती है, यनबाओ कितनी अच्छी है, सबका ख्याल रखती है। तभी जेन और आंटी लू आते हैं। जेन कहती है, मैं आपकी लेग्स का मसाज करूं। जैसे ही वह मसाज करती है तो दादी माँ उसे दूर करके कहती है, तुम तो हैमर की तरह मसाज कर रही हो, मैं यह नहीं सह सकती। आंटी लू कहती है, माँ आप इतनी अनग्रेटफुल क्यों हो रही हैं? दादी माँ कहती हैं, जाओ अपनी मम्मा का मसाज करो। तभी अनहे वहाँ आता है और कहता है, मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, ये तुम्हारा गिफ्ट है। वह पेंटिंग देखकर कहती है, क्या ये आपने ड्रा की है? वह हाँ कहता है। आंटी लू सोच में पड़ जाती हैं। एक्सीडेंट के बाद से इसने कभी कुछ ड्रा नहीं किया। ये अपनी पेंटिंग बहुत पैसों में बाहर बेचता था और इस पेंटिंग की कीमत तो 1 मिलियन है। तभी जेन कहती है, मेरे लिए भी कोई गिफ्ट है? तभी वह सोचती है, अगर क्लासमेट्स ने मेरी पेंटिंग देखी तो वह विश्वास नहीं करेंगे। आंटी लू कहती हैं, तुम फेवरेटिज्म ना करो, अपनी बहन जेन को भी कोई पेंटिंग गिफ्ट करो। वह कहता है, ये मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है तो ये डिफरेंट हुई ना। आंटी लू कहती है, माँ देखो ये कैसी बातें कर रहा है, मैं इसकी सौतेली माँ तो हूँ। दादी माँ कहती हैं, तो ये गलत नहीं कह रहा। जेन कहती है, मुझे पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, क्या आप भैया से कहेंगे कि वह मुझे भी एक पेंटिंग दे दे? यनबाओ कहती है, तुम्हें भैया की पेंटिंग चाहिए तो क्या तुम्हें टीचर ने नहीं सिखाया? इतनी जिद नहीं करते। तभी जेन रोते हुए अपनी मम्मा को कहती है, यनबाओ मुझे सता रही है, इसने मुझे शेमलेस कहा है। तभी आंटी लू गुस्से से उसे थप्पड़ मारने लगती है तो दादी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती हैं, अगर तूने यनबाओ को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें यन फैमिली से निकाल दूंगी। तभी वह गुस्से से जेन को लेकर वहाँ से चली जाती है। दादी माँ कहती हैं, ये तुम्हारी मम्मा की तरह अच्छी नहीं बन सकती, इसमें तो कोई मैनर्स नहीं है। पता नहीं तुम्हारे दादाजी को ये अच्छी कैसे लगी। वैसे यनबाओ तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे वापस आने पर एक पार्टी रखी है ताकि वह बता सकें कि तुम यन फैमिली की बेटी हो। ये सुनते ही वह खुशी से कहती है, ये तो अच्छा है, मेरे पास पापा हैं, दादी माँ है और एक भाई है। फिर जेन को दिखाते हैं, वह गुस्से से चीजें फेंक रही होती है। आंटी लू के आने पर कहती है, जब से यनबाओ आई है दादी माँ मुझे पसंद नहीं करती, अब हम क्या करेंगे? आंटी लू कहती है, उस एक्सीडेंट में वह मर क्यों नहीं गई? और 8 साल पहले मैंने यनबाओ की माँ को यहाँ से निकाल दिया था, इसी तरह अब भी उसे बाहर निकाल दूंगी। अब उसके लिए पार्टी रखी है तो देखना मैं ऐसा कुछ करूंगी कि वह इससे नफरत करेंगे। अगले सीन में आंटी लू को पार्टी में दिखाते हैं। एक लेडी इससे कहती है, यन फैमिली में दूसरी बेटी कब आई? वह कहती है, वह उसकी मम्मा के साथ उसके गांव में रहती थी। दूसरी लड़की कहती है, तो वह उनकी नाजायज औलाद है, फिर भी उन्होंने ये पार्टी अरेंज की लोगों को बताने के लिए। वह कहती है, हमारी माँ को वह बहुत अच्छी लगती है, यहाँ तक कि जेन को इग्नोर करती है। वही लेडी कहती है, जेन तो उनकी अपनी बेटी है, ये बच्ची तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तभी यनबाओ के पापा यनबाओ और जेन के साथ बैंक्वेट में एंटर होते हैं तो सब यनबाओ को प्यार करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। ये देखकर आंटी लू सोचती है, ये सब अंधे हैं क्या जो यनबाओ की तारीफ कर रहे हैं? तभी वहाँ बैठी एक लेडी जेन को नाजायज बेटी समझ लेती है। तभी यनबाओ के पापा जेन को छोड़कर स्टेज पर यनबाओ के साथ आते हैं। तभी वह यनबाओ का इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो एक लेडी कहती है, हमने सुना है ये आपकी इलिजिटिमेट डॉटर है जिसे आप गांव से लाए हैं, फिर भी आपने उसके लिए पार्टी रखी। तभी सब बातें करने लग जाते हैं तो उसके पापा कहते हैं, आपको किसने ऐसा कहा? यनबाओ हमारी अपनी बेटी है, ये बहुत प्रेशियस है, अगर किसी ने गलत बातें फैलाई तो वह अंजाम का जिम्मेदार खुद ही होगा। तभी वह उस लड़की को गार्ड्स से कहकर बाहर निकाल देते हैं। तभी वह कहते हैं, अगर किसी ने गलत बात फैलाई तो यन फैमिली उसकी दुश्मन होगी। फिर वह लोग साथ डिनर कर रहे होते हैं। उसके पापा उसे श्रिम्प देते हैं तो जेन कहती है, मुझे भी खानी है। तो वह कहते हैं, तुम्हें तो ये पसंद नहीं है ना? यनबाओ कहती है, क्या तुम दूसरों की चीजें चुराओगी? तुम में मैनर्स नहीं है। वह कहती है, पापा आपने देखा बहना मुझे सता रही है। तभी यनबाओ कुछ कहती है तो वह चुप कर जाती है। तभी शू वहाँ आते हैं तो यन उन्हें नाम से बुला लेती है तो गेस्ट आपस में बातें करते हैं। मिस्टर शू को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, यनबाओ कैसे बुला रही है उन्हें, अभी देखो वह उसे कैसे बातें सुनाएंगे। तभी शू उसे मास्टर कहते हैं तो सब दंग रह जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। मिस्टर शू इसके स्टूडेंट हैं, ये तो हैरानी की बात है। तभी वह कहते हैं, ये वो दवाइयां हैं जो तुमने मंगवाई थी। तभी वह उन्हें बैठने का कहती है और श्रिम्प ट्राई करने का कहती है तो वह श्रिम्प लेने लगते हैं तो उसके पापा कहते हैं, ये मैंने यनबाओ के लिए रखी है, आप अपने लिए और ले लें। तभी हेल्पर वहाँ आता है और कहता है, मुझे आप सबको कुछ बताना है। ये देखकर जिन सोचती है, मम्मा ने कहा था वह यनबाओ को आज घर से निकलवा देंगी। हेल्पर कहता है, यनबाओ आपकी बेटी नहीं है,
लोगों को फूल मत बनाइए। तभी वह पैटर्निटी टेस्ट दिखाता है तो यनबाओ के पापा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तभी दादी माँ वो टेस्ट रिपोर्ट देखती हैं तो उन्हें 440 वॉट का झटका लगता है। वह कहता है जब यनाबाओ आई तो मैंने उसके हेयर से पैटर्निटी टेस्ट करवाया था। यनाबाओ के पापा कहते हैं तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि मुझे बिना बताए तुम ये सब करो? मानो ना मानो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तभी वह साइड पर हो जाता है तो दादी माँ कहती हैं जल्दी से दोबारा टेस्ट करवाओ। आंटी लू सोचती है मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है, जितनी दफा भी करवाएंगे यही रिजल्ट आएगा। उसके पापा कहते हैं यनबाओ जब तक तुम यन की बेटी हो मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। आंटी लू कहती है तुम किसी और की नाजायज बेटी को कैसे पाल सकते हो? वह कहते हैं तुम चुप रहो, अगर कुछ बोला तो निकाल दूंगा। तभी वह असिस्टेंट को बुलाकर कंपनी से न्यू मशीन लाने का कहता है। आंटी लू सोचती हैं कुछ काम नहीं आएगा, काम आएगा तो सिर्फ यनबाओ। तभी मशीन आती है, वह दोनों अपने हेयर्स देते हैं जैसे असिस्टेंट उन्हें उन आदमियों को देने लगता है तो यनबाओ स्टेज पर आ जाती है। आंटी लू कहती है तुम्हें डर लग रहा है? वह कहती है मैं नहीं डरती, मैं ये खुद करना चाहती हूँ। वह आदमी कहता है तुम ये सब नहीं कर सकोगी। उसके पापा कहते हैं ये मेरी चीजें हैं, चाहे मेरी बेटी कुछ भी करे। तभी वह हेयर्स लेकर कहती है कोई मैनुअल इंस्ट्रक्शन है? वह कहता है आप नहीं समझ पाएंगी। वह कहती है जो मैं कह रही हूँ समझ आ रहा है। तभी वह मैनुअल इंस्ट्रक्शन दे देता है। वह हेयर्स डालती है और सोच में पड़ जाती है ये उस मशीन से डिफरेंट नहीं है जो मैंने पहले यूज की है। तभी वह मशीन सेट करती है तो रिपोर्ट बाहर आती है। वह खुशी से कहती है आप मेरे ही पापा हैं। उसके पापा कहते हैं हेल्पर ने जो किया उसके लिए पुलिस को बुलाओ। तभी गार्ड उसे ले जाते हैं। आंटी लू कहती है कोई तो गलती हुई है, इतनी जल्दी रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं? जेन भी जिद करती है तो शू कहते हैं मेरे मास्टर ने सही टेस्ट किया है। आंटी लू कहती है तुम तो इसी की साइड लोगे। तभी आंटी लू कुछ बोलने लगती है तो यनाबाओ के पापा उसे बाहर निकालने का कहते हैं। जेन कहती है आप मम्मा को क्यों सता रहे हैं? तभी गार्ड्स आंटी लू को ले जाते हैं। वह कहते हैं टीचर से कहो जेन को इतना होमवर्क दें कि जब तक ये वह होमवर्क ना करे छुट्टी ना दें। जेन कहती है मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, ना होमवर्क करना चाहती हूँ, लेकिन असिस्टेंट उसे ले जाता है। तभी यनाबाओ अपने पापा को हक कर लेती है। अगले सीन में दादी माँ फोन यूज कर रही होती हैं। तभी यनाबाओ आकर कहती है आप अभी तक नहीं सोई? वह कहती है मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। तभी वह दादी माँ को दवाई का डिब्बा देकर कहती है ये दवाइयाँ मैंने बनाई हैं, ये आपको सोने में हेल्प करेगा। वह कहती है जब मैंने पहले कहा था तो बहुत बेहतर हो गई थी, यहाँ तक कि आंटी लू ने भी कहा था। वह कहती है आप तो बहुत यंग और प्यारी हैं। तभी वह पैसे देने की बात करती हैं तो वह मना कर देती है और कहती है अब से आपको मुझे पॉकेट मनी देने की जरूरत नहीं है। तभी वह शू की तरफ से दिए गए पैसे उन्हें देती है तो वह सोच में पड़ जाती है जिन तो पॉकेट मनी मांगती थी और ये तो मुझे पैसे दे रही है। ऊपर वाले ने मुझे इतनी प्यारी बच्ची दी है। फिर अगली सुबह उसके पापा कहते हैं आज मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊंगा। वह सोचती है बच्चे होने की सबसे बुरी बात यही है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है मशीनें खराब हो गई हैं, अगर ना भेजी तो बहुत नुकसान होगा, सब आपके चार्ज करने का वेट कर रहे हैं। वह कहते हैं मुझे यनबाओ को पार्क ले जाना है। तभी यनबाओ कहती है मुझे पार्क नहीं जाना, मुझे आपके साथ कंपनी जाना है। वह कहते हैं तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें पार्क ले जाता हूँ। वह जिद करती है तो वह कहते हैं चलो किसी और दिन पार्क चलेंगे। तभी वह लोग ऑफिस जाने लगते हैं। वह सोचती है पार्क में ऐसा क्या है जो जाना जरूरी है। फिर मैनेजर लियू फुकियांग को दिखाते हैं। तभी यनाबाओ और उसके पापा यहाँ आते हैं। वह कहता है सर सारी मशीन एरर दे रही हैं, एक्सपर्ट भी ठीक नहीं कर पा रहे, मुझे डर है हम ये सब कस्टमर को टाइम पर नहीं भेज सकते। तभी यनाबाओ मशीन के पास जाती है। मैनेजर उसे मना करता है तो यनाबाओ के पापा कहते हैं ये सब इसका ही तो है, अगर ये इनसे खेलना चाहती है तो खेलने दो। वह कहती है आप लकी हैं, मैं इसे ठीक कर लूंगी। मैनेजर कहता है आप मजाक कर रही हैं, इन्हें तो एक्सपर्ट भी ठीक नहीं कर सकता। वह कहती है अगर आप ठीक कर सकते हैं तो करें वरना चुप रहें। उसके पापा कहते हैं अगर आप नहीं कर रहे तो चले जाएं। वह चला जाता है। तभी यनाबाओ असिस्टेंट को कहती है शू को हेल्प के लिए बुलाइए। फिर यनाबाओ मशीन सही करती है, सारी मशीनें सही हो जाती हैं। शू उसकी हेल्प करते हैं। मैनेजर दंग रह जाता है और कहता है ये कैसे सही हो गई? शू कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर से सवाल करने की? मेरे मास्टर के लिए कुछ नामुमकिन नहीं, मुझे तो आपसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। यनबाओ सोच में पड़ जाती है मैं अब उनसे सेटिस्फाइड हूँ। उसके पापा कहते हैं हमारी फैमिली तो बहुत लकी है। वह कहती है मैं सिर्फ ये ठीक नहीं कर सकती, मुझे ये भी पता है ये किसी ने जानबूझकर खराब किया है, आपकी कंपनी में कोई पैरासाइट्स हैं। तभी वह असिस्टेंट को चेक करने का कहता है। वह कहती है अगर कैमरास खराब मिले तो बताना, मैं ठीक कर दूंगी। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कैमरास खराब हैं। तभी वह कैमरा सेट करने लगती है तो मैनेजर माफी मांगने लगता है और कहता है मैंने यह सब लालच में किया, दोबारा कभी नहीं करूंगा। तभी वह असिस्टेंट से कहकर उसे निकलवा देता है। फिर यनाबाओ ऑफिस में जाती है। शू कहते हैं आप और ब्यूटी की मेडिसिन बना सकती हैं, मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स को चाहिए। तभी वह प्रिस्क्रिप्शन देकर कहती है आप खुद बना लें। ये देखकर शू कहते हैं
आप ये मुझे दे रही हैं, आप जानती हैं ये कितनी कीमती है। वह कहती है, मैं ऐसे नहीं दे रही, आप मेरे स्टूडेंट हैं। वह खुश हो जाते हैं। वह कहती है, आपको पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। वह मान जाते हैं। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, आपको कॉन्फ्रेंस रूम चलना होगा। वह जाते हैं तो यनाबाओ के पापा अपने एम्प्लॉइज से उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं और कहते हैं, यन का मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट अब यनबाओ का है। अब से यह उस डिपार्टमेंट की हेड है। तभी साथ बैठा टेक्नीशियन स्टाफ का एम्प्लॉय हैरान रह जाता है और कहता है, ये इतनी छोटी है। दूसरा एम्प्लॉय कहता है, अपनी बेटी को बिगाड़ रहे हैं। वह कहती है, मैं बॉस हूँ, तुम लोग कन्विंस्ड नहीं हो। एम्प्लॉय कहती है, आपकी एज में तो बच्चियों को पार्क जाना चाहिए। वह कहती है, अगर मैं माइक्रोस्कोप सेट कर दूं तो क्या आप मान जाएंगे? वह सब कहते हैं, कोई भी इतनी जल्दी नहीं कर सकता। एक्सपर्ट होकर मैं खुद 3 आवर्स में करता हूँ। वह कहती है, तुम तो स्लो हो। तभी वह एम्प्लॉय उससे कंपटीशन करने का कहता है। वह मान जाती है। वह कहते हैं, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? वह मना कर देती है। फिर वह साइंस रूम में जाते हैं कि गोंग कहता है, क्या तुम मुझे टाइम दोगी? वह दे देती है। वह जल्दी से करने लगता है तो साथ ठहरा एम्प्लॉय कहता है, ये तो बहुत जल्दी कर रहा है। तभी वह इंस्ट्रक्शन सेट मांगती है तो वहाँ ठहरी एम्प्लॉय कहती है, ये कोई टॉय नहीं है। फिर वह सेट करने लगती है। वह एम्प्लॉय कहती है, इन्हें इंग्लिश समझ आती होगी। वह कहता है, इतना काफी है। वह अच्छा कर रही हैं। तभी वह कहती है, ये डायग्राम गलत है। कि कहता है, तुम हार मान लो। वह एम्प्लॉय कहती है, एक भी चीज सही सेट नहीं कर रही और डायग्राम का कह रही हैं। तभी वह इंस्टॉल कर लेती है। सब दंग रह जाते हैं। वह कहती है, कहा था ना कर लूंगी, डायग्राम में इश्यू था। वह कहता है, ये तो एक्सपर्ट ने बनाया है। वह कहती है, इसका लेंस डबल था, तुम खुद देख लो। कि कहता है, आप तो बहुत जीनियस हैं। वह कहती है, अब देखो मेरे पापा ने कहा कि ये डिपार्टमेंट मेरा है, लेकिन तुम लोग तो मना कर रहे थे। वह एम्प्लॉय कहती है, नहीं आप हमारे डिपार्टमेंट की हेड हैं। सब कहते हैं, इनकी निगरानी में हम शाइन करेंगे। वह मान जाती है। वह सब क्लैपिंग करते हैं। वह कहती है, मैं डायग्राम बनाऊंगी, इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं, हम चाइनीज में लिखेंगे। तभी एम्प्लॉयज कहते हैं, आपको स्टूडेंट की जरूरत है। शू कहते हैं, मैं ही इनका स्टूडेंट हूँ। तभी वह वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शू और यनबाओ के पापा गेम खेल रहे होते हैं। यनबाओ काम कर रही होती है। वह थक जाती है तो उसके पापा कहते हैं, जो समझ नहीं आ रहा असिस्टेंट से पूछ लेना। तभी वह असिस्टेंट को कहती है, ये आदमी पैरासाइट है, इसे कंपनी से निकालो। वह कहता है, ये तो मैनेजर लियू की जानने वाली है। तभी वह और एरर्स लाने वाली को हाईलाइट करती है। उसे देखते ही उसके पापा सोच में पड़ जाती है, मैंने कुछ तो अच्छे काम किए हैं, जो यनाबाओ जैसी बेटी मिली है। शू सोचते हैं, इस एज में मुझे मास्टर मिली है। फिर यनाबाओ यनहे का इलाज करती है और उसे व्हील चेयर से उठने का कहती है। तभी वह चलने लग जाता है। वह खुश हो जाता है। तभी दादी माँ वहाँ आती हैं। यह देखकर दादी माँ दंग रह जाती हैं और कहती हैं, क्या मुझे गलत दिख रहा है? वह कहती है, आपको भैया के लिए और शूज लेने चाहिए, अब मेरा भाई चल सकता है। तभी वह कहती हैं, बहुत सारे शूज ले दूंगी। वह कहती है, इतने कैसे पहनेगा? तभी वह खुशी से घूमते हैं। ये देखकर जेन और उसकी मम्मा को अच्छा नहीं लगता है। जेन कहती है, देखो इसने यन्हे को सही कर दिया। आंटी लू कहती है, तुम्हारी आंटी आने वाली है। वह कहती है, वह इरिटेटिंग पर्सन मुझे अच्छी नहीं लगती। वह कहती है, हर एक की वीकनेस होती है, हम उसे यूज करेंगे। फिर यनाबाओ और यन्हे को स्केट वाली साइड पे दिखाते हैं। यन्हे स्केट करके उसके पास आकर कहता है, चलो स्केट करें। वह मना करती है, लेकिन वह उसे स्केट करवाता है। वह गिरने लगती है तो उसे पकड़ लेता है। वह उसे मना करती है, लेकिन वह कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा जितना टाइम लगा। लेकिन वह फिर भी मना करती है और कहती है, मेरी लेग्स मेरी नहीं सुनेंगी। तो वह कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तभी वह प्रैक्टिस करती है। उसे स्केटिंग आ जाती है। ये देखकर उसका भाई खुश हो जाता है। सब उसकी इतनी जल्दी स्केटिंग सीखने पर तारीफ करते हैं। फिर स्केटिंग के बाद वह कहती है, आप रेस्ट करो, मैं जूस लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वह चली जाती है। दूसरी तरफ एक लड़का एक बच्चे को पकड़कर कहता है, इसने मेरा जूस पी लिया। तभी वह बच्चा जूस गिरा देता है। जैसे ही वह आदमी उसे थप्पड़ मारने लगता है तो यनबाओ उसे रोक देती है। तभी वह गिर जाता है तो गुस्से से कहता है, तुम हमारे मामले में क्यों बोल रही हो? वह कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। वह कहता है, जो भी हो, इसने मेरी ड्रिंक पी और पे भी नहीं किया। तभी साथ ठहरे लोग कहते हैं, तुम तो वही बच्ची हो, ऐसे ही किसी के मामले में मत बोलो, इसने गलती की है। वह कहती है, क्या सच में इसने पे नहीं किया? वह कहता है, न सिर्फ इसने पे नहीं किया, इसने ड्रिंक भी गिरा दी। वह कहती है, तुम्हें किसने ऑनेस्टी नहीं सिखाई? तभी वह वीडियो दिखाती है कि बच्चे ने पैसे पे किए हैं। तभी वह लड़का गुस्से से उसे थप्पड़ मारने लगता है तो लोग उसे साइड पर ले जाते हैं। तभी वह कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तुम्हें उनका नंबर याद है? तभी एक आदमी आकर कहता है, आप कहाँ चले गए थे? मैडम बहुत गुस्सा हो रही हैं। वह कहती है, ये बहुत स्मार्ट है, इसका ख्याल रखना। इतना बोलकर वह चली जाती है। फिर दादी माँ को दिखाते हैं। वह सबको यनबाओ की स्केटिंग की वीडियो दिखाती है। ये देखकर जेन को गुस्सा आता है। फिर यनबाओ के पापा कहते हैं, सर्दी हो रही है। असिस्टेंट कुछ कहता है तो कहते हैं, मेरा मतलब यनबाओ के लिए कपड़े लेने हैं। वह कुछ और भी कहता है तो असिस्टेंट सोच में पड़ जाता है। यनबाओ की वजह से सेल्स बढ़ी हैं। तभी यनबाओ वहाँ आ जाती है और कहती है,
मैं सूप लेकर आई हूँ, जब बिजी हो तो सूप पीना ना भूलना। वह कहते हैं, हाँ मैं अपनी बेटी की सुनूंगा। तभी वह दिल बनाती है तो उसके पापा भी बनाते हैं। ये देखकर असिस्टेंट सोचता है ये वही रूड बॉस हैं। अगले सीन में यानाबाओ के पापा शर्टलेस रूम में आते हैं। आंटी लू जानबूझकर उसे बहकाने की कोशिश करती है। तभी वह उसके क्लोज आने लगती है तो वह उसे दूर कर देता है और जाने का कहता है तो वह कहती है, तुमने यानाबाओ को रिसर्च डिपार्टमेंट दिया, जेन को भी दो तो मैं चली जाऊंगी। वह कहते हैं, यानाबाओ का जेन से क्या मुकाबला, उसने इतनी जल्दी माइक्रोस्कोप इंस्टॉल किया। वह कहती है, लेकिन वह भी तुम्हारी बेटी है। वह कहता है, अगर मैं उस रात नशे में ना होता तो यह सब ना होता और ना तुम्हें यह प्लेस मिलती। तुम्हारे लिए यही काफी है कि वह मेरी बेटी है। तभी वह वहां से चली जाती है। ये सब जेन देखकर कहती है, आप तो यूजलेस हैं। वह कहती है, मेरी सुनो, जब आंटी आए तो ये सब कहना। फिर अगली सुबह यानाबाओ अपना काम कर रही होती है। जेन उसी बच्चे को लेकर आती है और कहती है, ये मेरी आंटी का बेटा है, यनबेई है, हम इसके साथ खेलेंगे। यनबाओ सोचती है ये तो वही बच्चा है। तभी वह उन्हें बुला लेती है। वह बच्चा उसकी चीजों को देख रहा होता है। वह उसे कहती है, तुमने खेलना है। वह कुछ नहीं बोलता तो जेन कहती है, ये बोल नहीं सकता। वह सोचती है तो इसने क्यूब कैसे बनाया है। तभी वह उसे दे देती है तो जेन चालाकी से मांगती है तो वह मना कर देती है। वह कहती है, क्यों। यानाबाओ कहती है, क्योंकि यह मेरी पिल्स है। तभी जेन उसे हिट करने लगती है। वह कहती है, मारना चाहती हो मुझे। तभी वह यनबेई को धक्का देकर उसके हाथ में यानाबाओ का क्लिप रखकर शाउट करती है, बहना तुम एक छोटे बच्चे के साथ ये सब कैसे कर सकती हो। तभी आंटी वहां आती है और यनबेई को उठाकर कहती है, किसने मेरे बेटे को सताया है। जेन कहती है, मेरी बहन को कुछ मत कहना, ये वहाँ की गवार है, इन्हें मैनर्स नहीं है। इसने सिर्फ उनकी पिल्स को हाथ लगाया तो उन्होंने ऐसा किया। वह कहती है, क्या तुमने ऐसा किया। तो जेन कहती है, ये क्लिप बहना का है। वह कहती है, मैं जाती हूँ, तुम्हारी दादी माँ ने तुम्हें बहुत बिगाड़ रखा है, लेकिन तुमने उसे हाथ लगाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी बेई उसे रोकता है तो वह सोचती है, ये बोल नहीं सकता, अपनी ही दुनिया में रहता है, मैंने इसे कभी किसी को प्रोटेक्ट करते हुए नहीं देखा। वह कहती है, देखा, ये नहीं चाहता आप किसी मासूम को सजा दें। तभी वह जेन को थप्पड़ मारकर उसे बातें सुनाती है। जेन कहती है, आपने मुझे क्यों मारा, मेरी बहन ने यह सब किया, एविडेंस भी है। वह कहती है, यानाबाओ के हाथ खराब हैं और इसकी शर्ट पर कोई निशान नहीं है, यानी तुमने उसे धक्का दिया है। तभी यानाबाओ कहती है, तुम्हें गंद उठाना अच्छा लगता है, ये मैंने फेंक दिया था। जेन कहती है, तुमने मुझे सताया, मैं मम्मा को बताती हूँ। वह रोते हुए चली जाती है। यानाबाओ कहती है, आप जीनियस हैं। वह कहती है, मुझे माफ कर दो, अपोलॉजी के लिए ये रख लो। वह कहती है, नहीं ये महंगा है। वह कहती है, ये सिटी में फ्लैट है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। वह रखकर कहती है, मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, क्या ये ब्यूटी पिल्स दोगी, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। वह कहती है, आपको जितनी चाहिए बना लें, मैंने अपने भाई को भी ठीक किया है। ये सुनते ही वह दंग रह जाती है। आंटी लू उसे नीचे आने के लिए बुलाती है। दादी माँ को जेन बताती है, यानाबाओ ने भी मुझे हर्ट किया। तभी आंटी उसे लेकर नीचे आती है। आंटी लू कहती है, तुमने मेरी बेटी को मारा और मैं कुछ न कहूँ। वह कहती है, इसने मेरे बेटे को बुली किया। वह कहती है, बच्चों में तो लड़ाई हो जाती है। तभी वह उसे भी थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं उससे नहीं लड़ सकी तो चलो उसकी माँ से लड़ लेती हूँ। तभी उसे और बातें सुनाती है तो वह कहती है, आपने देखा ये मुझे बुली कर रही है, आप स्टैंड लें, मैं साथ नहीं रहूंगी। वह कहती है, तुम मेरे भाई को डिवोर्स दे दो, खुद करोगी या मैं कॉल करूं भाई को। तभी आंटी लू की मम्मा वहां आती हैं। वह उनके पास जाती है। तभी वह जेन को देखकर कहती हैं, इसे किसने हिट किया। आंटी कहती हैं, ऐसी वुमन की ऐसी ही बेटी होगी ना। उसकी मम्मा कहती हैं, कैसी बेटी है आपकी, इसको तो बात करने की तमीज नहीं है। तभी वह यानाबाओ को कहती है, मैं जेन की नानी हूँ, तुम भी मुझे नानी बुला सकती हो। तभी वह उसकी चीक्स को पिंच करती है तो वह उन्हें धक्का दे देती है। वह कहती है, असल में आप मुझे पिंच करना चाहती थी। उसकी मम्मा कहती हैं, मुझे दर्द हो रहा है। तभी दादी माँ यानाबाओ को अपने पास बुलाकर कहती हैं, तुम्हें दर्द हो रहा है, देखो रेड हो गया है। तभी वह मेड को आइस लाने का कहती हैं। लियू की मम्मा एम्बुलेंस बुलाने का कहती हैं। आंटी लियू कहती हैं, यानाबाओ लोगों को सताती है बस। उसकी आंटी कहती हैं, तुम इस टाइम पर भी झूठ बोल रही हो। तभी दादी माँ एम्बुलेंस को बुलाने का कहती हैं। यानाबाओ कहती है, उन्हें क्यों बुलाना, मैं ठीक कर दूंगी। तभी वह बड़ी नीडल निकालकर उनके पास जाती है। वह कहती है, मैं ठीक हूँ। आंटी कहती हैं, आपको तो एक्टिंग करनी चाहिए। वह कहती है, तुम तो जहर बोलती हो। वह कहती है, अगर ऐसा है तो इससे कहो मेरे भाई को डिवोर्स दे। वह कहती है, तुम डिवोर्स लो जिसका तुम जैसा बेटा है, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। यानाबाओ कहती है, आंटी बहुत अच्छे से कर रही हैं। तभी वह उन्हें बुरा भला कहती है। उसकी मम्मा कहती हैं, बेई सही हो गया, मैंने सुना उसका बाप तुम दोनों को छोड़कर चला गया। मेरी जन तो अभी भी स्मार्ट है। वह गुस्से से आगे जाने लगती है तो यानाबाओ कहती है, मैं उसे ठीक कर लूंगी जब ये लोग चले जाएंगे। तभी दादी कुछ कहती हैं तो लियू की मम्मा गुस्से से चली जाती हैं। वह कहती है, तुम फाइट भी कर लो, तब भी तुम मुझे हरा नहीं सकती। अच्छी बात है कि तुम खुद यहाँ से जा रही हो। दादी माँ कहती हैं, तुम्हारी जुबान बहुत तेज चलती है, ऐसे ही हम इनको सबक सिखाएंगे। जेन कहती है, दादी माँ आपको मेरी फिक्र नहीं है, मुझे भी तो थप्पड़ पर आए। दादी कहती है, तुम्हें भी तो सबके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए था। वह गुस्से में चली जाती है।
फिर वह कहती है, माँ मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं यनबाओ को 2 दिन के लिए अपने साथ ले जाऊं। बेई को भी कंपनी मिल जाएगी। वह कहती है, मुझे इतनी मुश्किल से मिली है यनबाओ, मैं नहीं जाने दूंगी इसको तुम्हारे साथ। यनबाओ कहती है, दादी माँ मुझे जाना है। वह कहता है, मैं भी अपनी बहन के साथ जाऊंगा। दादी माँ कहती है, ठीक है तुम दोनों 2 दिन के लिए चले जाओ, लेकिन अपनी स्मार्ट वॉच से मुझे कॉल करना मत भूलना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। अगले सीन में जेन की माँ मिस लियू अपनी माँ के साथ कार में होती है और कहती है, माँ यनबाओ की वजह से यन्हे ठीक हो गया है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सारी प्रॉपर्टी यन्हे के नाम हो जाएगी। माँ कहती है, वैसे तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया है। वह कहती है, क्या मतलब, आप क्या कहना चाहती हैं? वह कहती है, किसी और से मांगने से बेहतर है कि तुम अपना हक खुद लो। वैसे मैंने सब प्लान बना लिया है, जैसे ही यन फैमिली को लॉस होने लगेगा तब हम सब कुछ अपने अंडर ले लेंगे। लियो कहती है, माँ वैसे भी मैं यनजिंग से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मैं 8 साल से यहाँ ऐसे ही जिंदगी गुजार रही हूँ। उसने कितने टाइम से मेरे साथ रोमांस नहीं किया, वह मेरी तरफ देखता भी नहीं है। अगर मुझे सबके सामने एक्सपोज होने का डर नहीं होता तो मैं उसको फिर से ड्रग देती। माँ कहती है, अब फिर से ये सब प्लान मत करो। जब यन फैमिली बैंकरप्ट होगी तब तुम जो चाहोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। अगले सीन में वो बच्चों को लेकर कार में कहीं जा रही होती है और कहती है, मैं पिछले कुछ सालों से कंपनी में बहुत बिजी रही हूँ। टीचर शिया बेई के साथ होती थी। यनबाओ कहती है, टीचर शिया कहाँ पर होती है? वह कहती है, अभी हम घर जाएंगे, फिर तुम उनसे मिल लेना। यनबाओ कहती है, आंटी बेई क्यूब्स सॉल्व करने में बहुत अच्छा है, ये जरूर मैथ जीनियस होगा। यन्हे कहता है, आंटी यनबाओ बहुत स्मार्ट है, ये बेई को ठीक कर देगी। फिर आंटी उन सबको घर लेकर जाती है। फिर कहती है, ये दोनों कुछ दिन के लिए बेई के साथ रहने आए हैं। फिर वह कहती है, यनबाओ और यन्हे मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, तुम दोनों ने बेई का ख्याल रखना है। बेई मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। फिर वह चली जाती है। फिर शिया कहती है, बेई को अपने रूम में ज्यादा लोगों का आना पसंद नहीं है, तुम दोनों लिविंग रूम में जाकर खेलो। यनबाओ जाने लगती है। बेई उसको रोक लेता है। वह कहती है, यन्हे तुम जाओ, मैं बेई के साथ हूँ। लेकिन ऐसा लगता है जैसे टीचर शिया को यह सब अच्छा नहीं लगता। टीचर शिया बेई को कहती है, क्यूब्स के साथ खेलना बंद करो। बेई उसकी बात को इग्नोर करता है तो वह गुस्से में कहती है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? तभी यनबाओ की स्मार्ट वॉच पर उसके पापा की कॉल आती है। वह कहते हैं, तुम्हारी आंट तुम्हें लेकर गई है, लेकिन मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुम दोनों को। अपना अच्छे से ख्याल रखना, खाना भी अच्छे से खाना। वह कहती है, पापा मैं 8 साल की हूँ, अब छोटी बच्ची नहीं हूँ। वह कहते हैं, लेकिन तुम मेरे लिए छोटी हो, इसलिए अपना ख्याल रखना। फिर यनबाओ बेई को कहती है, चलो अब क्यूब से नहीं ब्लॉक्स से खेलते हैं। वह ब्लॉक्स से खेलने लग जाता है। टीचर शिया गुस्से में सोचती है, बेई मेरी बात तो नहीं मान रहा था, लेकिन इसकी बात तो मान ली। फिर कहती है, मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, तुम क्या खाना पसंद करोगे? यनबाओ कहती है, जो बेई खाता है हमारे लिए भी वही बना दो। वह चली जाती है। यनबाओ कहती है, बेई अगर तुम्हें टीचर शिया नहीं पसंद तो तुम आंट को इन्हें रिप्लेस करने के लिए क्यों नहीं कहते? अच्छा चलो खेलना बंद करो, मैं तुम्हें मसाज देती हूँ। फिर वह उसको मसाज देती है। फिर वह सब लंच कर रहे होते हैं। तभी बेई प्लेट से खाना बाहर गिरा देता है। शिया कहती है, बेई तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? फिर मन में सोचती है, ये इन दोनों के सामने मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है, इन दोनों को जाने दो, फिर मैं इसको देख लूंगी। यनबाओ कहती है, टीचर हो सकता है बेई को खाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह ये सब कर रहा है। यन्हे कहता है, बेई को मीट खाना ज्यादा पसंद है, लेकिन आपने सब वेजिटेरियन बनाया है, शायद इसलिए यह ऐसा बिहेव कर रहा है। टीचर शिया कहती है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, इसलिए मुझे पता है इसके लिए वेजिटेबल्स ज्यादा जरूरी हैं। फिर शिया मन में सोचती है, मीट महंगा होता है, अगर मैं इसके लिए मीट खरीदूंगी तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? फिर यनबाओ बेई की प्लेट में फिश सर्व करती है। शिया झूठ बोलती है कि बेई को फिश नहीं पसंद, लेकिन बेई फिश खाने लग जाता है। शिया सोचती है, ये फिश मैंने अपने लिए बनाई थी। यनबाओ कहती है, आप तो बेई को बिल्कुल नहीं जानती। वह कहती है, बस मुझे आइडिया नहीं था। फिर टीचर शिया बेई को कहती है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? वह उसके फेस पर हाथ रखकर उसको नीडल मारने लगती है। तभी यनबाओ आ जाती है और कहती है, आप इसको नीडल से मारने वाली थी? वह कहती है, मैं इसको पढ़ा रही हूँ। यनबाओ कहती है, अगर पढ़ा रही थी तो फिर नीडल क्यों मारने वाली थी? टीचर शिया को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें भी मारूंगी। तभी यन्हे आकर कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम मेरी बहन को कैसे हाथ लगाती हो। टीचर शिया कहती है, मैं तुम तीनों में से किसी से भी नहीं डरती, तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे बेई को पढ़ाना है। यनबाओ कहती है, हम नहीं जाएंगे। टीचर शिया यनबाओ को मारने लगती है। तभी वह केले का छिलका फेंकती है। वह गिरने लगती है और कहती है, तुम बहुत ही घटिया बच्चे हो, मुझे गिराना चाहती थी। टीचर शिया यनबाओ को मारने लगती है। तभी यन्हे उसको धक्का देकर गिरा देता है और फिर वह दोनों मिलकर टीचर शिया पर बैठ जाते हैं। यनबाओ कहती है, बेई तुम भी आ जाओ। फिर वह टीचर के ऊपर बैठ जाते हैं। टीचर शिया कहती है, उठो, मेरे ऊपर से मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। फिर वह सब मिलकर टीचर शिया को चेयर से बांध देते हैं। वह कहती है, अगर मिस यन ने मुझे निकाल भी दिया तो टीचर चुनिया क्यों आएंगी बेई को पढ़ाने के लिए? बेई तुम जानते हो कुछ टीचर्स तुम जैसे डिसोबीडियंट को डार्क रूम में लॉक कर देते हैं। यनबाओ गुस्से में बेई का सॉक्स उतारकर टीचर के मुंह के अंदर डाल देती है कि वह चुप हो जाए। यन्हे कहता है, आंट यन रास्ते में ही है, वह बहुत गुस्से वाली है आज। जब उनको तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो फिर देखना, वह तुम्हें सबक सिखाएंगी।
फिर मिस यन आ जाती है और यनबाओ को कहती है, बे ठीक है। वह कहती है, हाँ वह यनहे के साथ है। वह टीचर शिया को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं तुम्हें इतने पैसे देती हूँ, कपड़े देती हूँ, फिर भी तुम मेरे बेटे को मारती हो। तुमने मेरे बेटे को टॉर्चर क्यों किया है? वह उसको बहुत मारती है और उसके मुंह से सॉक्स निकाल देती है। वह कहती है, तुमने मुझे अपने पुराने पर्स दिए थे तो क्या तुमने मुझे भिखारी समझ लिया था? तुम मुझे सिर्फ 1 लाख युआन देती थी। यन कहती है, मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी ले रही थी। ये देखो प्रॉपर्टी ओनर सर्टिफिकेट। शिया के तो होश उड़ जाते हैं और कहती है, तुम सच बोल रही हो, मुझे माफ कर दो मिस। यन मुझसे गलती हो गई है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। यन कहती है, तुम मेरे बेटे के साथ इतना बुरा बिहेव करती थी और तुम कह रही हो मैं तुम्हें माफ कर दूं। टीचर शिया कहती है, मुझे पता था तुम मुझे माफ नहीं करोगी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हारे बेटे को पिंच करती थी जब वह मुझे तंग करता था, और जब वह मेरी बात नहीं सुनता था तब मैं उसको नीडल मारती थी। मैं चाहती थी वह ठीक ना हो। वह दर्द से रोना भी चाहता था तो मेरे डर से रो नहीं पाता था। तभी यनाबाओ टीचर शिया को थप्पड़ मारती है और उसके मुंह में फिर से सॉक्स डाल देती है। यन कहती है, मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी, मैं तुम्हारा घड़ा तोड़ दूंगी और तुम्हें रिवर में फेंक दूंगी ताकि शार्क तुम्हें खा जाए। फिर बेई बोलने लग जाता है और कहता है, माँ। यन खुश होती है और कहती है, मेरे बेटे ने पहली बार मुझे माँ बोला है। यनबाओ कहती है, बेई ने मुझे बहन बोला है। यन कहती है, यनबाओ तुम्हारी दादी ठीक कहती है, जब से तुम यन फैमिली में वापस आई हो तब से खुशियाँ वापस आने लगी हैं। तुम्हारे आने से यन चलने लगा है, बेई भी ठीक हो गया है। तुम सच में हम सब के लिए बहुत लकी हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। फिर अगले सीन में जेन आती है। दादी माँ कहती हैं, तुम इतनी देर से जाग क्यों रही हो? वह कहती है, दादी माँ, मैं आपके फुट मसाज के लिए गर्म पानी लेकर आई हूँ। जेन दिखावे के लिए उनके पाँव पानी में डाल देती है और सोचती है, इसके बाद मुझे हाथ कितनी दफा धोने पड़ेंगे। फिर कहती है, दादी माँ, आपको अच्छा तो लग रहा है, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगी? मुझे एक ड्रेस बाय करना है, मुझे 2 लाख युआन चाहिए। दादी माँ कहती हैं कि मुझे मसाज की जरूरत नहीं है, तुम पैसों के लिए ये सब कर रही हो। यनबाओ ऐसी नहीं है। जेन कहती है, दादी आप बायस्ड हैं, आप यनबाओ से ज्यादा प्यार करती हैं। दादी कहती हैं, मैं नहीं जानती थी तुम ऐसी हो जाओगी। जेन गुस्से में सोफे पर बैठ जाती है, तभी हेल्पर को उसकी बुराई कर रही होती है और यनबाओ की तारीफ कर रही होती है। तभी वह सुन लेती है। फिर जेन सिजर्स से अपने कपड़े कट कर रही होती है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है, क्या हुआ है? किसी ने तुम्हें परेशान किया है क्या? वह कहती है, माँ, सब यनबाओ को पसंद करते हैं, मुझे उससे नफरत है। वह कहती है, मैंने यनबाओ को सबक सिखाने के लिए अरेंजमेंट्स कर ली हैं। मैं चाहती हूँ वह और उसका भाई अब कभी इस घर में ना आए। फिर यनबाओ को सपना आता है कि वापस जाते हुए उसका और यनहे का कार एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही यनबाओ की आंख खुलती है तो वह परेशान हो जाती है और कहती है, ये सपना इतना रियल क्यों लग रहा है? तभी यनहे आता है और कहता है, क्या हुआ है? वह कहती है, मुझे लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। यनहे कहता है, नहीं ऐसा मत सोचो, तुम परेशान मत हो। फिर यनबाओ कहती है, आंट, मैंने मसाज की वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दी है, आप वह वीडियो देखकर इसका मसाज कर सकती हैं। ये मैंने बेई के लिए पिल्स बनाई हैं, इसमें इसका फेवरेट पीच फ्लेवर भी ऐड कर दिया है, आपको अच्छा लगेगा। बेई उसको थैंक यू कहता है। वह कहती है, अब जब मैं वापस आऊंगी तब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और एक और बात, आंट बेई को आपके प्यार की जरूरत है, न कि पैसों की। इसको आपके वक्त की जरूरत है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, मिस R&D सेंटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ऑर्डर मिला है कि आपको घर ले चलूं, बाहर हेलीकॉप्टर भी है। और एक और बात, यन फैमिली को बहुत नुकसान हुआ है। वह कहती है, ठीक है यनबाओ और यनहे, तुम दोनों जाओ, मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगी, मैं तुम दोनों के गिफ्ट्स भी भिजवा दूंगी। फिर हम देखते हैं मिस्टर यन एक मीटिंग में होते हैं। तभी वह कहते हैं कि आप मेरी कंपनी को प्रोजेक्ट क्यों नहीं दे रहे? वह कहते हैं, मैंने सुना है आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। वह कहते हैं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? तभी यनबाओ आकर कहती है, अंकल की 1 मिनट प्लीज मेरी बात सुन लें। वह कहता है, ये दोनों अंदर कैसे आए? गार्ड प्लीज इनको बाहर निकाल दो। यन कहता है, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, प्लीज इनको कुछ मत कहें। वह कहता है, लेकिन आपके बच्चों का इस मीटिंग में आना जरूरी नहीं था। यनबाओ कहती है, मैं हेड हूँ इसकी। वह हंसता है और कहती है, क्या यंशी के पास इतना पैसा नहीं है कि वह किसी एडल्ट को अपनी कंपनी का हेड बना सके? वह कहती है, अंकल शेन, आपने सुबह ब्रश नहीं किया जो आपके मुंह से स्मेल आ रही है। वह कहता है, अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। यनबाओ कहती है, पापा, मैंने कहा था हमें मैनेजर लियू को कंपनी से निकाल देना चाहिए। यंशी कहता है, तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि शेन कंपनी हर ट्रैश को अपने पास जॉब दे देती है। शेन कहता है, मिस्टर की ये कॉन्फ्रेंस रूम है, आप इनको कुछ कहते क्यों नहीं? मिस्टर की कहते हैं, यंशी आप प्लीज इन बच्चों को बाहर निकाल दें। तभी मास्टर शू आते हैं और कहते हैं, तुम मेरी मास्टर को नाराज क्यों कर रहे हो मिस्टर की? मैंने तुम्हें ब्लॉक कर चुका हूँ। वह कहता है, प्लीज मुझे ब्लॉक मत करो, आपकी मास्टर कौन है? मिस्टर शू कहते हैं, ये है मेरी मास्टर यनबाओ। वह कहता है, ये 8 साल की बच्ची आपकी मास्टर है? वह कहते हैं, हाँ, मैंने सब सुन लिया था कि तुम इसको बाहर निकालना चाहते थे। यनबाओ अपने पापा के कहने पर मिस्टर शू को कहती है, आज रात ब्यूटी पिल्स मिस्टर की के घर पहुंचा देना।
कि कहता है, यंशी मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बारे में सोच चुका हूँ। शेन को गुस्सा आता है और कहता है, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का बोला था। मिस्टर की कहते हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। गार्ड्स प्लीज इनको बाहर भेज दो, मुझे मास्टर यंशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करना है। मिस्टर शेन कहते हैं, तुम्हारी वजह से मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो क्या हुआ, तुम देखना मैं तुम्हारी कंपनी को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। यनबाओ कहती है, ठीक है, हम भी देखते हैं कि आपका एआई किटन कैसे रिलीज होता है। और फिर सोचती है, मिस्टर शेन तो जेन की तरह हर वक्त झूठी धमकियां देते रहते हैं। फिर यनबाओ और यनहे घर जा रहे होते हैं। तभी यनबाओ सोचती है, कल रात के सपने की वजह से मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने पापा को गार्ड्स के लिए बोला है। आई होप सब कुछ अच्छा रहे। तभी यनबाओ की नजर पीछे वैन पर पड़ती है। वह कहती है, गार्ड अंकल, हमें एक वैन फॉलो कर रही है। अगले ही सीन में वैन कार को हिट करती है और एक्सीडेंट हो जाता है। वैन से आदमी निकलकर कार को चेक करने आता है कि कोई बच्चा तो नहीं है। तभी पीछे से यनबाओ आकर उसको धक्का देती है। वह सब बिल्कुल सेफ होते हैं। वह आदमी कहता है, तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? तभी यनबाओ सोचती है कि कैसे उसने प्लान बनाया था और वह सब कार से पहले से ही बाहर निकल चुके थे। यनहे कहता है, मुझे ये आदमी जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हाँ याद आया, 3 साल पहले इसने ही मुझे कार से हिट किया था। यनबाओ कहती है, तुम किसके कहने पर ये सब कर रहे हो? बॉडीगार्ड अंकल, आपको सच निकलवाना होगा। तभी लियू को खबर मिलती है कि उसका भेजा हुआ आदमी शून्य पकड़ा गया है। वह शेन को कॉल करने लगती है। तभी कुछ आदमी आकर उसको पकड़ लेते हैं। वह कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं यंशी की बीवी हूँ। वह आदमी उसको यनाबाओ और यनहे के पास लेकर आता है। जेन कहती है, माँ आपने इन दोनों को हर्ट करने की कोशिश क्यों की? यंशी कहता है, शियाशुन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुमने उसको यनबाओ और यनहे की कार का एक्सीडेंट करने के लिए बोला था और 3 साल पहले यनहे का जो एक्सीडेंट हुआ था वह भी तुम्हारा प्लान था। लियू कहती है, नहीं ये सब झूठ है, तुम्हें किसी ने मेरे बारे में गलत कहा है। मैं इन दोनों को हार्म कैसे कर सकती हूँ? मैंने इन दोनों को हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा है। यंशी कहता है, ये तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड्स है शियाशुन के साथ। दादी कहती है, तुम मेरे बच्चों को मारना चाहती थी, तुम बहुत बुरी हो। अगर इनको कुछ हो जाता तो मैं नहीं छोड़ती तुम्हें। लियू कहती है, तुम्हें जेन के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम मुझे निकाल दोगे तो इसका क्या होगा? जेन कहती है, पापा प्लीज माफ कर दो माँ को। दादी प्लीज इनको माफ कर दो, घर से निकाल दो, लेकिन प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। यनबाओ कहती है, सबको इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तभी यन आती है और कहती है, मैं यनबाओ और यंशी के लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। जेन कहती है, एंड आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? गलती तो मेरी माँ ने की है, मैं तो इनोसेंट हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? यन उसको धक्का देती है और कहती है, तुम मेरे भाई की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो। मैंने तुम्हारे और अपने भाई के डीएनए टेस्ट करवाए हैं, जिससे पता चला है कि तुम मेरे भाई की बेटी नहीं हो। जेन कहती है, आप झूठ बोल रही हैं। पापा दादी आप प्लीज कुछ बोलिए ना। एंट कहती है, यनबाओ कितनी जीनियस है, इसकी वजह से बेई ठीक हुआ है। तुम और तुम्हारी माँ इडियट्स हो। लियू ने सबको ऐसे दिखाया कि यनबाओ मेरे भाई की असली बेटी नहीं है। दादी लियू को थप्पड़ मारती है। लियू कहती है, ये झूठ बोल रही है। यन कहती है, मुझे पता था तुम अपनी गलती नहीं मानोगी, इसलिए मैंने यहाँ पैटर्निटी टेस्ट की मशीन भी मंगवाई है। तभी वह उनका पैटर्निटी टेस्ट करते हैं लाइव। तभी पता चल जाता है कि जेन यनशी की असली बेटी नहीं है। वह सोचता है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया था। तभी यन सिक्योरिटी गार्ड को कहकर लियू को बाहर निकलवा देती है। जेन कहती है, दादी आपने मुझे बचपन से पाला है, क्या आप मुझे घर से निकाल देंगी? वह कहती है, अभी तो मैं तुम्हें घर से निकाल रही हूँ, मैंने तुम दोनों को पुलिस के हवाले नहीं किया। जेन कहती है, पापा मैं आपकी बेटी हूँ। वह कहते हैं, मेरी सिर्फ एक बेटी है, वह है यनाबाओ। यनाबाओ खुश होती है कि उसकी आंट ने उसको अच्छा गिफ्ट दिया है। फिर अगले सीन में यनाबाओ ऑफिस जाती है। तभी उसको पता चलता है कि लियू ने उनके एआई किटन डिजाइन शेन को दे दिए हैं। वह डिजाइन देखकर कहते हैं, ये बहुत हिट होंगे। वह कहते हैं, शेन ने हमारे डिजाइन कॉपी किए हैं और तुम कह रही हो वायरल होंगे। वह कहती है, ये तो वक्त ही बताएगा कि जीत किसकी होगी, अभी तुम जाओ, मुझे और डिजाइन बनाने हैं। वह कहता है, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता हम एआई किटन से पहले इसको लॉन्च कर पाएंगे। फिर वह काम करना स्टार्ट कर देती है। कुछ टाइम बाद वह काम कर लेती है तो कहती है, मुझे इतनी लेट हो गई है कि सब चले गए हैं। फिर वह बाहर आती है, तभी वह उसका वेट कर रहे होते हैं। वह पूछता है, तुमने डिजाइन बना लिया है? वह उनको दिखाती है कि मैंने सिर्फ डिजाइन नहीं बनाया, उसको असेंबल भी कर दिया है। वह कहते हैं, लेकिन इसमें वह बात नहीं है, हमें सरेंडर करना पड़ेगा। वह कहती है, शेन के एआई किटन मार्केट में बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं। फिर जैन और उसकी नानी लियू से जेल में मिलने जाते हैं। लियू कहती है, माँ आप मेरे लिए जेन का ख्याल रखोगी ना? वह कहती है, मैं तुम्हारी वजह से सर उठाकर भी नहीं जी सकती अब। तुमने मुझसे भी ये बात छुपाई कि जेन यंशी की बेटी नहीं है। लियू कहती है, माँ मैं आपकी बेटी हूँ, आप तो ऐसा ना करें मेरे साथ। वह कहती है, तुम्हारे भाई ने मुझे मना कर दिया है तुम्हारी मदद करने से। लियू कहती है, आपने वैसे भी भाई को ही प्यार किया है, आप जेन को शेन के पास भेज दें, वही इसका असली बाप है। उसकी माँ यह सच जानकर हैरान हो जाती है। लियू चली जाती है। जेन कहती है, नानी मैं जानती हूँ आप मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती, आप मुझे मेरे बायोलॉजिकल फादर के पास भेज दें। फिर जेन शेन के पास जाकर रोने लग जाती है, साथ में उसकी नानी भी होती है। शेन कहता है, ये बच्ची क्या बोल रही है? जेन की नानी बोलती है, ये तुम्हारी और लियू की बेटी है, इसलिए मैं इसको तुम्हारे पास ले आई हूँ। जेन रोते हुए कहती है,
पापा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। नानी कहती है लियू जेल चली गई है, यन फैमिली ने इन दोनों को निकाल दिया है। शेन कहता है अच्छा तो ऐसा है, जब मेरा एआई किटन लॉन्च होगा तो यन फैमिली के पास कुछ नहीं बचेगा। जेन खुश होती है और कहती है फिर यन फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी, फिर यनबाओ बेघर बन जाएगी। शेन कहता है हाँ तुम देखना, यनबाओ और यनहे रोड पर आ जाएंगे। जेन कहती है मैं इन दोनों को सबक सिखाना चाहती हूँ। ऑफिस में यनबाओ को वह कहता है शेन का एआई किटन बहुत वायरल हो रहा है, कितने क्लाइंट्स ने हमारे साथ को ऑपरेट करने से मना कर दिया है, हम क्या करेंगे। यनाबाओ कहती है तुम सब शोर क्यों मचा रहे हो, मैं सही से गेम भी नहीं खेल पा रही, तुम सब परेशान मत हो, तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी। अगले कुछ दिनों में मिस्टर शेन मुझसे माफी मांगने आएंगे। अगले सीन में यनबाओ उन सबके साथ न्यूज देख रही होती है, जिसमें एंकर बता रही होती है कि शेन के एआई किटन में फॉल्ट है, वह काफी एग्रेसिव है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए कंपनी को बंद किया गया है। वह कहता है बॉस आपने सही प्रेडिक्ट किया था। वह कहती है जब मैंने एआई किटन का डिजाइन देखा था तब मुझे पता चला था कि इसमें काफी वल्नरेबिलिटी है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वह सब पर अटैक करेगा। फॉर्चुनेटली किसी का नुकसान नहीं हुआ। ये न्यूज वायरल कर दो कि यन कंपनी ने मिनी प्लगइन बनाया है जो कि एआई किटन की वल्नरेबिलिटी को ठीक कर सकता है। वह कहते हैं ठीक है बॉस। फिर मिस्टर शेन यनशी की कंपनी में आते हैं, यनबाओ भी वहां होती है। यनशी कहते हैं क्या हुआ, तुम अपनी कंपनी में मेस नहीं संभाल पा रहे जो तुम यहाँ आ गए। मिस्टर शेन कहते हैं अब मुझे समझ आया है कि जब मैंने एआई किटन लॉन्च किया था तब तुम सब इतने खुश क्यों थे। यनबाओ कहती है क्या आप हमसे प्लग इन लेने आए हैं। वह कहते हैं हाँ मुझे वह चाहिए, तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। यनबाओ कहती है मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। मिस्टर शेन कहते हैं आपकी बेटी बहुत लालची है। वह कहते हैं मुझे तो इसकी बात बिल्कुल ठीक लग रही है। मिस्टर शेन कहते हैं ठीक है। वह सोचती है अगर ये मुझे इतना प्रॉफिट देंगे तो शेन कंपनी करप्ट हो जाएगी, फिर ये मान क्यों गए। मिस्टर शेन दिल में सोचते हैं कि जैसे ही ये मानेंगे तो मैं यनाबाओ से बात करूंगा। यनाबाओ सोचती है कि मिस्टर शेन जो मन में सोच रहे हैं वह आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है। फिर वह कहती है पापा आप असिस्टेंट सोंग के साथ बाहर जाओ, कुछ काम है, मैं अंकल शेन के साथ कोलैबोरेशन के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। यंशी सोचते हैं मेरी बेटी को मैं अच्छा नहीं लगता क्या, इसलिए ये मुझे भेजना चाहती है। फिर वह बाहर चले जाते हैं। फिर यनाबाओ कहती है अब हम दोनों हैं सिर्फ यहाँ, मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मिस्टर शेन कहता है मुझे सब पता चल चुका है। वह कहती है तुम आखिर हो कौन। वह कहता है मैं स्क्रीन राइटर हूँ इस ड्रामा का, और जेन भी इस ग्रुप का पार्ट है इस ड्रामा में। वह कहता है तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वह कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मैं तुम्हें पैसे दे भी दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर चीज मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक हुई है। फिर वह जाने लगता है। यनबाओ कहती है रुको मेरी बात सुनो। वह जैसे ही उसके पास आता है बात सुनने के लिए, वह उसके ऊपर जाती है और उसके कान खींचने लग जाती है। तभी यंशी आते हैं। वह कहते हैं यनबाओ क्या हुआ, इसने तुम्हें क्या कहा है। मिस्टर शेन कहते हैं साफ पता चल रहा है यंशी, कौन किसको परेशान कर रहा है, फिर भी तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी बेटी को बुली कर रहा हूँ। यनबाओ उसको छोड़ अपने पापा के पास आती है, वह उसको उठा लेते हैं। यनबाओ कहती है मैं अंकल शेन के साथ गेम खेल रही थी, वह हार गए थे इसलिए मैं उनको तंग कर रही थी। कहती है अंकल पैसे भेज देना। फिर वह कहते हैं यनबाओ देखो शू फार्मेसी सब स्टैंडर्ड ब्यूटी पिल्स सेल कर रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को सीरियस स्किन प्रॉब्लम्स हो गई हैं। यनबाओ सोचती है ये जरूर मिस्टर शेन और जेन का प्लान है, लेकिन वह मुझे हार्म करने के लिए किसी के साथ गलत कैसे कर सकते हैं। वह कहती है मैं वो पॉइजन्स ब्यूटी पिल्स देखना चाहती हूँ। वह जैसे ही बाहर जाती है सब लोग कहते हैं हमें रिफंड चाहिए। एक आदमी कहता है तुम्हारी ब्यूटी पिल्स से मेरी वाइफ का फेस डैमेज हो गया है। वह कहती है मैं जानती हूँ आप सबके साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं शू फार्मेसी का नाम खराब नहीं होने दूंगी। शू कहता है मेरी मास्टर यनाबाओ इस ब्रांड की ओनर है। यनाबाओ कहती है अंकल आपने जो ब्यूटी पिल्स बाय की हैं वह मुझे दिखाएं। वह कहती है अंकल शू प्लीज कैंडल ले आइए। वह आदमी कहता है तुम सबूत मिटाना चाहती हो। वह पिल को कैंडल से बर्न करती है और कहती है ये देखो बर्न होने के बाद इस पर मेरा नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा। वहीं वह ओरिजिनल ब्यूटी पिल को बर्न करती है और कहती है इसमें मेरा नाम लिखा हुआ आता है, आप सबने गलत पिल्स बाय की हैं। तभी एक लड़का कहता है मेरी पिल्स चेक करो, उसकी पिल बर्न होने के बाद भी यनाबाओ का नाम लिखा हुआ आता है। तभी मिस्टर की आते हैं वहाँ, वह उसकी ब्यूटी पिल्स की तारीफ करते हैं, उनकी पिल्स को बर्न करके भी यनाबाओ का नाम लिखा हुआ आता है। वह कहती है जिनकी पिल्स सही नहीं है उन्होंने किसी गलत ब्रांड से बाय की हैं। वह सब समझ जाते हैं कि गलती उनकी है। यनबाओ कहती है मुझे लगता है अब मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए कि आप सब मेरे ब्रांड का नाम खराब कर रहे हैं। फिर न्यूज देखकर शेन कहता है जेन तुम्हें कुछ नहीं आता, मैंने तुमसे कहा था तुम उसके ब्रांड की कॉपी पिल्स बनाओ, लेकिन तुमने पॉइजन वाली ब्यूटी पिल्स बना दी। जेन कहती है पापा प्लीज मुझे डांटना बंद करो, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, मुझे पेंटिंग आती है, मैं उसको पेंटिंग में बीट कर सकती हूँ। वह कहते हैं इस दफा मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना। अगले सीन में दादी अपनी फ्रेंड्स के साथ किट्टी पार्टी में होती हैं, तभी सभी अपने बच्चों की तारीफें कर रही होती हैं। दादी भी सबके सामने यनाबाओ की तारीफ करती हैं और बताती हैं कि वह 8 साल की एज में ब्यूटी पिल्स ब्रांड की ओनर है और उसने स्केटिंग 1 घंटे में सीखी है। तभी एक उन्हीं की उम्र की औरत आती है और कहती है
एक पेंटिंग शो है साथ में। वहाँ एक 8 साल की बच्ची की बनाई हुई सुंदर पेंटिंग्स हैं। जब दादी वह पेंटिंग देखती हैं तो सोचती हैं, ये तो काफी सुंदर पेंटिंग्स हैं। मैं यनबाओ और यन्हे को कॉल करती हूँ। फिर वह कहती हैं, जिन आपका पेंटिंग स्टाइल यन्हे से मिलता है। जिन झूठ बोलती है कि पहले वह अपनी पेंटिंग मुझसे बनवाता था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को सच बताया तो वह मुझे मार देगा। मैं यन फैमिली के साथ रहती थी, वो मुझे सता कर रखते थे। अब मुझे मेरे बायोलॉजिकल फादर मिल गए हैं। सब कहते हैं, हमें नहीं पता था यन्हे ऐसा है। दादी कहती हैं, ये झूठ बोल रही है, ये पेंटिंग यन्हे की है। जेन कहती है, दादी मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए आप ऐसा कर रही हो। सभी लोग दादी को भी गलत बोलने लग जाते हैं। दादी की तबीयत खराब हो जाती है। तभी यनबाओ और यन्हे आ जाते हैं। यनबाओ कहती है, दादी आप अपनी हार्ट की मेडिसिन लो। वह दादी को मेडिसिन देती है। दादी कहती हैं, ये सबके सामने झूठ बोल रही है कि ये पेंटिंग इसकी है। यनबाओ दादी की फ्रेंड्स को उनका ख्याल करने के लिए कहती है। जेन कहती है, ये है यन्हे। वह कहती है, यन्हे हमने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम किसी और का क्रेडिट ले रहे हो। यनबाओ कहती है, जेन तुम ये सब क्यों कर रही हो। जेन रुकती नहीं है, फिर भी झूठ बोलती रहती है कि ये दोनों मुझे बुली करते थे। यन्हे कहता है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। वह कहती है, अभी मेरा तुम्हारे साथ कंपटीशन होगा, सबके सामने सच आ जाएगा कि तुम्हारी सब अचीवमेंट फेक थी। यनबाओ सोचती है, इसको तो पेंटिंग नहीं आती, ये फिर से चीटिंग करेगी। फिर उन दोनों का कंपटीशन होता है। जब 1 घंटे बाद वह दोनों पेंटिंग दिखाते हैं तो सभी कहते हैं कि ये पेंटिंग दोनों लगभग मिलती जुलती है। फिर मिस्टर की आकर पेंटिंग को जज करते हैं। जिन कहती है, पहले मेरी पेंटिंग चेक करें। मास्टर की कहते हैं, ये पेंटिंग बहुत रेयर है। 8 साल की उम्र में तुमने ये पेंटिंग बनाई है, काफी अच्छी बात है। यनबाओ कहती है, अंकल प्लीज यन्हे की पेंटिंग देखिए। वह यन्हे की पेंटिंग देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं। वह कहते हैं, ये काफी रेयर पेंटिंग है। जिन गुस्से में कहती है, मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है। मास्टर की कहते हैं, तुम्हारी पेंटिंग भी बुरी नहीं है, मगर यन्हे की पेंटिंग बेस्ट है। एक लड़की कहती है, जिन तुम मास्टर से सवाल कैसे कर सकती हो। यन्हे कहता है, जिन तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था और मेरी दादी को भी बुरा बोला था, अभी सबके सामने सॉरी बोलो। जैन को गुस्सा आता है और कहती है, तुम सब मुझे बुली कर रहे हो। फिर वह पेंटिंग नीचे फेंक देती है और उस पर शूज मारने लग जाती है। सब जैन को गलत बोलते हैं। जैन सबके सामने दादी और यन्हे से माफी मांगती है और कहती है, माफ किया अब। यनबाओ कहती है, अभी नहीं। तुमने मेरे भाई की बनाई हुई इतनी एक्सपेंसिव पेंटिंग खराब कर दी है और तुमने मेरे भाई की इमेज खराब करने की कोशिश की है। तुम्हें पे करना होगा। जैन कहती है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पापा को कहो। यनाबाओ कहती है, लॉयर का नोटिस आ जाएगा, तुम पे कर देना। फिर जैन चली जाती है। मास्टर की कहते हैं, मैं तो ब्यूटी पिल्स की फाउंडर से यहाँ मिलने आया था। दादी कहती हैं, यनबाओ ही ब्यूटी पिल्स की फाउंडर है। वह दोनों हैरान हो जाते हैं। वह कहते हैं, क्या तुम मुझे अपने ब्रांड का इन्वेस्टर बनाओगी। वह सब हंसने लग जाते हैं। यनबाओ दादी की फ्रेंड्स को ब्यूटी पिल देती है। दादी की दोस्त कहती है, यनबाओ और यन्हे काफी समझदार बच्चे हैं। यनबाओ उन सबको घर आने के लिए इनवाइट करती है। वह मास्टर्स को भी ब्यूटी पिल्स देती है। फिर शेन का असिस्टेंट उसको कहता है, यन कंपनी की तरफ से हमें बिल आया है। उन्होंने कहा है कि जेन ने बोला है कि वह पे करेंगे, नहीं तो वह आपको कोर्ट में देख लेंगे। जेन कहती है, पापा मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, हम इनको सबक सिखाएंगे। असिस्टेंट कहता है, मिस्टर शेन आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। मिस जेन ने एक जमीन खरीदी थी जो कि बिल्कुल वेस्टलैंड है और स्टॉक मार्केट में भी मुझे बहुत नुकसान हुआ है। मिस्टर शेन की तबीयत खराब होने लगती है। तभी जेन कहती है, असिस्टेंट पापा को उनकी पिल्स दो। असिस्टेंट कहता है, मेडिसिन नहीं है। फिर वह दोनों मिस्टर शेन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर मिस्टर शेन हॉस्पिटल में होते हैं। तभी यनबाओ और यनशी आते हैं। शेन कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। वह कहता है, मिस्टर शेन हमें पता चल चुका है कि पॉइजनस ब्यूटी पिल्स आपकी कंपनी ने सेल की थी। मिस्टर शेन कहते हैं, वह सब जेन ने बनाई थी। यनबाओ कहती है, मिस्टर शेन आप सारा इल्जाम उस पर कैसे डाल सकते हैं। यनशी अपने बॉडीगार्ड को मिस्टर शेन को जेल ले जाने के लिए कहता है। मिस्टर शेन कहते हैं, मैं शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। शेन सोचता है, यनबाओ मैं तुम्हें जियांगशी के बारे में बताना चाहता हूँ। यनबाओ को भी उसके दिल की आवाज आ रही होती है। यनबाओ कहती है, पापा आप और असिस्टेंट सॉन्ग बाहर जाएं, प्लीज मुझे मिस्टर शेन से कुछ बात करनी है। वह कहते हैं, अभी भी बात करने को कुछ बचा है। वह कहती है, बस 10 मिनट चाहिए मुझे बात करने के लिए। वह चले जाते हैं। यनबाओ कहती है, मिस्टर शेन आप क्या बताना चाहते हैं मुझे। शेन कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, अब आप क्या करेंगे। वह कहते हैं, जेन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अब उसकी वजह से मैं वापस नहीं जा सकता। वह कहती है, आप क्या छुपा रहे हैं। वह कहते हैं, मैंने अपनी स्क्रिप्ट में यनबाओ को नहीं मारा, उसने झूठ बोला और वह अब्रॉड चली गई। यनबाओ सोचती है कि इसका मतलब मम्मा को कुछ नहीं हुआ, उनकी डेथ के बारे में झूठ बोला गया था। वह कहती है, जियांगशी अब कहाँ है। वह उसको एड्रेस देता है और कहता है, वह यहाँ मिल जाएगी तुम्हें। वह कहती है, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। वह कहता है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। वह सोचता है, यनबाओ मुझे एक दफा यहाँ से निकलने दो, मैं तुम्हें मार दूंगा। यनबाओ कहती है, ठीक है मुझे तुम पर भरोसा है। फिर यनबाओ गार्ड को लेकर आती है और कहती है, इनको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ। गार्ड्स मिस्टर शेन को पकड़ कर ले जाते हैं। यनबाओ पापा को बताती है कि जियांगशी जिंदा है और उनको लोकेशन देती है। वह कहते हैं, अभी प्राइवेट जेट अरेंज करो।
फिर जेन को असिस्टेंट कहता है, मिस्टर शेन बैंकरप्ट हो गए हैं, ये विला कोर्ट ने अपने अंडर ले लिया है, आपको ऑर्फनेज जाना होगा। वह कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नानी के पास जाना है। वह कहता है, उन्होंने मना कर दिया है तुमसे मिलने से। तभी यनबाओ गार्ड्स के साथ आती है और कहती है, ये विला यन फैमिली ने बाय कर लिया है। तभी यन फैमिली की हेल्पर आकर कहती है, जेन तुम मेरी और बटलर की बेटी हो, हमने तुम्हें यन फैमिली की बेटी समझकर वहां से चेंज कर दिया था। यनबाओ सोचती है, इसलिए मुझे अब समझ आया है बटलर को क्यों पता था कि जेन को पॉलन से एलर्जी है। जेन कहती है, मैं नैनी की बेटी नहीं हूँ। वह जेन का कान पकड़कर उसको वहां से ले जाती है। फिर यन और बेई आते हैं। वह कहती है, मुझे पता चला आज सिस्टर इन लॉ वापस आ रही हैं, इसलिए मैं आ गई। बेई कहता है, यनबाओ सिस्टर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। यनहे कहता है, तुमने मुझे मिस नहीं किया है। वह हंसता है और कहता है, सिस्टर मेरा गिफ्ट कहाँ है। तभी मम्मा आती हैं और यनबाओ और यनहे को कहती हैं, तुम्हारी मम्मा वापस आ गई है। यनबाओ सोचती है, ये तो बिल्कुल वैसी हैं जैसे मेरी रियल वर्ल्ड में मम्मा थी। मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया है। फिर वह मम्मा के साथ वाली पुरानी यादें सोचने लग जाती है। फिर यनबाओ मम्मा को रोते हुए गले लगाती है और कहती है, मैंने आपको बहुत मिस किया। यनहे भी मम्मा से मिलता है। फिर सब फैमिली फोटो लेते हैं। यनबाओ खुश होती है कि सब साथ हैं। फिर ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, हाइप एंड शेयर जरूर कर देना। एंड प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेकआउट जरूर कर लेना और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना बस। आपके थोड़े से भी सपोर्ट से हमें बहुत हेल्प हो सकती है। वैसे आप इस वीडियो को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे ये तो जरूर कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और न्यू ड्रामा देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और घंटी जरूर बजा देना, क्योंकि फिर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आ जाएगा। और ये अभी जो वीडियो शो हो रहा है इसे तो बिल्कुल मिस मत करना। आप अब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। हैव अ गुड डे।